हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ संजू वर्मा जी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और जैसा हमने आपको अभी तक बताया, विषय बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि जुड़ा हुआ है बच्चों की सेहत के साथ, बच्चों को संक्रमण के खतरे के साथ। हम बात कर रहे हैं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स, खासकर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स कराए जाएं तो कैसे कराए जाएं या न कराए जाएं, इसको लेकर के देश के लाखों करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता के मन में बहुत सारे सवाल और संशय है और एक डर भी है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं संजू जी आपसे। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने दोनों ने एक बात कही कि बच्चे सुरक्षित नहीं है, उनको वैक्सीन भी नहीं लगी है, इसलिए जब तक बच्चों को आप वैक्सीन नहीं दे देते तब तक उनको एग्जाम सेंटर में भेजकर एक्सपोज नहीं किया जा सकता, उन पर संक्रमण का खतरा नहीं डाला जा सकता। बहुत सारे राज्य ऐसी बात कह रहे हैं कि बच्चों को खतरे से बचाना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आम राय बन रही है इस विषय पर? सौरभ जी, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं अभी फिलहाल आप ही का चैनल देख रही थी और आपने बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान ये चाहते हैं कि परीक्षा ना हो, वहीं दिल्ली वहीं पंजाब जैसे राज्य चाहते हैं कि परीक्षा हो। तो कई राज्यों के बीच में इस बात को लेकर विवाद है कि क्या ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए, क्या सिर्फ प्राथमिक सब्जेक्ट्स की परीक्षा बच्चे दें और बाकी सब्जेक्ट्स का इंटरनल असेसमेंट हो, या सभी सब्जेक्ट्स का इंटरनल असेसमेंट हो, क्या पूरी तरह से परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और सिर्फ लास्ट 2 ईयर का जो एवरेज है उसके हिसाब से बच्चों को फाइनल मार्क्स दिए जाए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल राज्यों के बीच में संवाद विवाद चल रहा है। मेरा यह मानना है कि इस विषय को लेकर जो की स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं, वो है बच्चे, अभिभावक, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स। तो मेरा ये मानना है कि जो रमेश निशांत, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था हाल ही में कुछ दिन पहले कि जून 1, 2021 से पहले सरकार सभी स्टेक होल्डर्स की जो फीडबैक है उसको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसे निर्णय पर पहुंचेगी जिससे बच्चों को भी फायदा हो, उनके पेरेंट्स, बच्चों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, अभिभावकों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाएगी। जहां मुद्दा आता है कि वैक्सीनेशन, टीकाकरण और परीक्षा की, तो सौरभ जी आप भी ये जानते हैं कि मान लीजिए कि हमने बच्चों को फर्स्ट डोज का टीकाकरण कर दिया, उसके बाद भी सेकेंड डोज भी जरूरी है, सेकेंड डोज के बाद भी एंटीबॉडीज डेवलप होने में 14 से 20 दिन लगेंगे। फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप है वो भी 4 से 16 हफ्ते है। तो मुझे लगता है ये सब आंकड़े मद्देनजर रखते हुए टीकाकरण को बच्चों की परीक्षा के साथ इस स्टेज पे जोड़ना, लिंक करना, मुझे लगता है ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। आपने 2 विषय कहे, इसलिए परीक्षा को अलग से इसको एक स्टैंड अलोन डिसीजन के रूप में इसके बारे में जो फीडबैक राज्यों से मिलेगी उस पर एक सही निर्णय लिया जाएगा ताकि सभी राज्य। आपने 2 बातें कही है कि सारे स्टेक होल्डर्स की बात सुनकर के केंद्र एक निर्णय लेगा। राज्यों में अभी कुछ मतभेद भी है और वैक्सीन को इस मुद्दे से अलग रखना चाहिए। वैक्सीन का बच्चों की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका मानना है। आलोक शर्मा जी, आलोक जी शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आपको ये भी बता दूं। आलोक जी, हमें हजारों मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, सब ये कहते हैं कि इस विषय का निर्णय जल्द से जल्द होना चाहिए। ये बात आप उठाइए, इसलिए आज हम ये विषय आपके सामने रख रहे हैं। क्या होना चाहिए आपकी नजर में, और राज्यों को क्या एक पेज पर नहीं होना चाहिए इस वक्त केंद्र के साथ? सौरभ जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार और खास तौर पर आज बच्चों को नमस्कार। आपने बहुत गंभीर विषय लिया है, लेकिन जितना पेचीदा और जितना गंभीर विषय है ये, और अभी तक का जो सरकार की तैयारियां रही हैं वो शायद उतनी ही लचर रही हैं। आज हम मई का महीना खत्म हो गया, इस समय तक एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और अभी तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि सीबीएसई की चेयरमैन जो थी और तमाम लोग जो थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो केवल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पिछले 1 वर्ष से लगे थे। ना प्लान ए था, ना प्लान बी था। नीट के एग्जाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब PIL डल गई उसके बाद ये सरकार जागी। अब
हमारी बहन कह रही है कि संजू जी के 1 तारीख को हो जाएगा, पता नहीं कौन से पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। आज का विषय ये है कि सबसे पहली चीज तो जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी बननी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बनी। डिफरेंट बोर्ड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोर्ड्स अलग अलग हैं और उनके बोर्ड के मार्किंग पैटर्न अलग अलग हैं। सीबीएसई का कंपैरिजन हम राजस्थान या बिहार बोर्ड से नहीं कर सकते हैं। आईएससी का अलग है, इंटरनेशनल बोर्ड का अलग है। अब खिचड़ी सी बन गई है पूरी तरह से। आज देखिए कि किस तरह से अभी तो 2-4 केस हैं कोर्ट के अंदर सौरभ भाई, आने वाले समय में बहुत सारे केसेस पहुंचेंगे जब एडमिशन फॉर्मूलाज को हम बात करेंगे। पिछले साल अलग चीज थी, पिछले साल 90% एग्जाम 24 मार्च तक हो चुके थे, चाहे वो 10th था और चाहे 12th था। हमने पिछली बार एवरेज मार्किंग ली के 2 पेपर जिस बच्चे ने दिए हैं उसके हम एवरेज ले लेंगे और जिसने 3 दिए हैं तो उसके हाईएस्ट के अकॉर्डिंग हमने किया और उसमें बहुत सारी दिक्कत आई। उसमें सबसे पहले दिक्कत आई थी कि जिस तरह से एक ही स्टेट में से, केरला में से कई हजार बच्चे 100% मार्क्स के साथ आए। आज अगर हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में देखेंगे तो 90% बच्चे एक ही स्टेट के हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। पैटर्न किस तरह से होगा अभी तक कोई डेवलप उस तरह का नहीं किया गया है। आलोक जी एक सेकंड में आपको अच्छा आप कंप्लीट कीजिए, मेरे पास एक काउंटर क्वेश्चन है, बोलिए। 1 करोड़ के करीब बच्चे हैं और 1.5 करोड़ के करीब ही टीचर्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। लगभग 3 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर पेरेंट्स को भी ले लें तो 5 करोड़ से ज्यादा का फिगर चला जाता है। आज अब आती है कि राजनीति हो रही है किस तरह से। कोई कह रहा है वैक्सीन होनी चाहिए, कोई कह रहा है कुछ होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि 18 साल से कम के बच्चों को तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं सकता। अभी 70% बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से कम है, 12 और 5 17 साल। पंजाब की आपकी सरकार ने भी यही बात कही ना आलोक जी, पंजाब की सरकार ने भी यही बात कही कि वैक्सीन लगाओ उसके बाद इम्तिहान कराओ। एक मिनट लेकिन 18 साल से कम का तो बच्चों का वैक्सीनेशन का प्रोसेस ही नहीं है। सही बात है। 30 मैं संजू जी आ रहा हूँ, बहुत समय, आप 2 ही लोग हैं, मैं आता हूँ, बोलिए। आराम से बात करेंगे, इसमें कोई डिबेट नहीं है संजू जी, आज डिस्कशन करेंगे पूरी तरह से। आज देखिए किस तरह से 7 लाख तो बच्चे जिसको अब्रॉड विदेशों में एडमिशन लेना, उनका पूरा 7 लाख बच्चे बाहर, मतलब 1 करोड़ 40 लाख में से 7 से 10 लाख बच्चा ऐसा है जो बाहर अप्लाई करता है और 7 लाख के करीब जाते हैं उसमें से। अब हमारा अगर सेशन होगा एग्जाम की वजह से, क्योंकि अभी भी एग्जाम की वजह कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उनके जो वीजा के चार्जेस हैं, एडमिशन के प्रोसेस। अच्छा, ये बहुत सारे विषय एक साथ, मैं आलोक जी चाह रहा हूं कि हम एक एक विषय का हम लोग चलते रहें और हम देखते हैं उस पर आमरा आप दोनों के बीच में बनती है कि नहीं बनती। अच्छी बात यह कि देखिए देश में अधिकांश सरकारें या तो भाजपा की है या इनके सहयोगी की है या कांग्रेस की है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, या कांग्रेस की है या आपके सहयोगी चाहिए, इसमें क्या है? आज आप कह रहे हैं मैं पहले एक विषय क्लियर कर दूं आप दोनों के बीच में। क्या जैसे संजू जी ने साफ किया कि वैक्सीन को लेकर वैक्सीन और बच्चों को अलग रखना चाहिए, बच्चों का इम्तिहान एक अलग विषय है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन एक अलग विषय है, इससे आप भी सहमत हैं? तो ये मांग जो भी राज करे कि भाई पहले वैक्सीन लगाओ फिर इम्तिहान कराओ, तो ये मांग गलत है, इम्प्रैक्टिकल है, इससे आप सहमत हैं? देखिए मुझे लगता है 18 साल से नीचे का अगर पॉलिसी नहीं है और वैक्सीन हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो जो भी डिमांड कर रहा है उसे पूछा जाना चाहिए कि भाई 18 साल से पहले की वैक्सीन कैसे होगी। जब आईसीएमआर ने अप्रूव नहीं किया है और बाकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है कि 18 से कम की लगे। चलिए ठीक है, तो एक विषय पर तो हमारे बीच में सहमति बन गई कि वैक्सीन वाला तर्क है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं आता हूं आलोक जी, 1 मिनट, संजू जी कुछ कह रही है फिर आप बोलिएगा, हम ऐसे चलेंगे, बोलिए संजू जी। सौरभ जी, मैं बड़ी विनम्रता से आलोक शर्मा जी से ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का तो आजकल वो हाल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन सरकार में है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में है, वहां कांग्रेस के नेता कहते हैं जोर जोर से चिल्लाकर कि परीक्षाओं को पूरी, वहीं पर राजस्थान भी बोलती है कि परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। पर जैसा कि आपने अभी स्पष्टीकरण किया, पंजाब में अमरिंदर सिंह तो ये कह रहे हैं कि परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए। तो आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के बीच में ही वाद विवाद है। राजस्थान में आपके नेता कुछ और कहते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और कहते हैं, पंजाब में कुछ और कहते हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बार बार वैक्सीन को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है कि भाई वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन की शॉर्टेज है और जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती तो हमारे बच्चे परीक्षा के लिए उनका जाना सेफ नहीं है। इस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पर मैं एक चीज आलोक शर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने वैक्सीन का मुद्दा उठाया, आपने पढ़ा होगा आज
कई अखबारोरों में सुर्खियों में एक खबर छपी है कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, दे अकाउंट फॉर ओनली 22%। भारत की जनसंख्या का योगदान सिर्फ 22% है, पर मौतों में, कोविड फेटलिटी में कांग्रेस शासित प्रदेशों का कंट्रीब्यूशन संजू जी ये विषय अगर आज वैक्सीन का विषय, देश में कोरोना के संक्रमण का विषय और देश में हो रही कोरोना की मौतों का विषय, मुझे लगता है इस पर हम एक अलग चर्चा कर लेंगे आप दोनों के बीच में। मैं फिर से निवेदन करता हूं, इसको हम लोग अभी केवल बच्चों पर रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस वक्त इस प्रोग्राम को बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स देख रहे हैं। अब मेरा कहना यह है, जो बात इन्होंने कहा कि अभी तक तो यह निर्णय हो जाना चाहिए था। हमें यह बताया गया है, अब जो बयान जारी किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि और इसमें भी हैरानी हुई, अभी आपने कहा कि अलग अलग राज्य कुछ और कह रहे हैं, उस बयान में कहा गया कि एक ब्रॉड कंसेंसस बन गया है राज्यों और केंद्र के बीच में इम्तिहान कराने को लेकर, और कैसे कराया जाएगा इसके सुझाव 25 तारीख यानी कल तक मांगे गए थे, और यह कहा गया कि 1 जून तक हम आपको फाइनली बता देंगे। इसमें 2 विषय आते हैं कि एक, ये इतनी देरी से क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका बच्चों के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर पड़ता है, वो कितने संशय में जी रहे हैं कि हमारा इम्तिहान होगा कि नहीं होगा, किन विषयों का होगा, कब होगा, आखिर कब तक वो लोग इस तनाव में जिएंगे। और दूसरा ये कि क्या वाकई में ये तैयारी हो चुकी है कि इम्तिहान कराने ही हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ये तय है कि इम्तिहान होंगे? सौरभ जी, आपका सवाल बहुत ही सटीक है और बहुत ही टॉपिकल है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वहां पर अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर उनको यही कहूंगी कि जून 1 या जून 1 से पहले जो केंद्र सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, सभी राज्यों से व्यूज लेकर, फीडबैक लेकर कोई ऐसा निर्णय लेगी जो आप सबकी भलाई और बच्चों की भलाई को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अभी जो आपने कहा कि क्या सहमति कंसेंसस हो चुका है, तो मेरे नजर में मुझे लगता है कि फिलहाल जो सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो लग रहा है वो यही है कि कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो आप परीक्षा कीजिए ताकि मेरिट को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेफ्टी, मेरिटोक्रेसी, इन दोनों के बीच एक मिडिल पाथ ढूंढना होगा। और जो मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, कई एकेडमिशियंस ने ये सुझाव दिए, मान लो SUPW, मान लो आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनको आप ऑनलाइन कर लीजिए या जो पिछले 2 साल के एवरेज है उनको ले लीजिए। आप भी वही बात कह रही हैं जो CBSE ने अपने कुछ सुझावों में कहा है कि प्रमुख, आप ये कह रही हैं संजू जी, आपने कहा कि आपकी नजर में जो प्रमुख विषय है उनकी ऑफलाइन यानी कि फिजिकल सेंटर पर जाकर के वहां पर परीक्षा देनी पड़ेगी, यह आपका सुझाव है। इसके विरोध में ही तो ये सारे बच्चे हैं, जो सुझाव कुछ राज्यों से आया है सौरभ जी, ये सुझाव कई राज्यों से आया है। मैं तो कह रहा हूं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कंसेंसस है कि इम्तिहान होने चाहिए। वही बात आपने अभी कही कि कुछ विषयों को जाकर के सेंटर पर बच्चे अपना इम्तिहान लिख करके आए, बच्चे इसी के तो खिलाफ हैं। अब आप बोले आलोक शर्मा, आपको लगता है कि ये जरूरी है कि कुछ विषयों के एग्जाम ऑफलाइन फिजिकली सेंटर पर जाकर हो, स्कूल में जाकर हो? देखिए, सबसे पहला तो दुर्भाग्य यही है कि मई के आखिरी महीने में हम ये डिबेट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। ये जिम्मेवारी तो शायद मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ही थी। CBSE एपेक्स बोर्ड है, CBSE को, एपेक्स बोर्ड को क्या 23 मई से पहले समय नहीं मिला कि राज्यों के साथ कंसल्ट किया जाए? अब राज्य करनी है तो मैं बताता हूँ। जहां तक बात इन्होंने कोरोना के केसेस की कही है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासित राज्यों में है, ब्लैक फंगस के साथ सबसे ज्यादा जाना नहीं चाहता। दूसरी, किसी राज्य के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, राजस्थान हो चाहे पंजाब हो चाहे कोई भी हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है CBSE का कोई भी निर्णय आने से पहले गुजरात ने जिस तरह से डिक्लेयर किया है वहां पर कंफ्यूजन पूरी तरह से तैयार हो गया है। दूसरी चीज, कंसेंसस बनाने का काम क्या पाकिस्तान का था? क्या रमेश निशंक जी नहीं था? क्या एक एक्सपर्ट कमेटी बता दीजिए जो इस एग्जाम को लेकर हो और उसका कोई चेयरमैन बना हो, तो जरा बता दीजिए। आपने एक पॉलिटिकल कमेटी तो बना दी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बना दी, उसकी मीटिंग, पहली मीटिंग 23 मई को हो रही है और उसके बावजूद कांग्रेस जो है उसके विरोधाभास है। आप लोग पकौड़े तलने आए थे क्या सरकार में? नहीं, एक बार आलोक जी मुझे एक बात बताइए, अगर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, मैं एक बात राजनीति नहीं करना चाहता था इस डिबेट को, नहीं मैं राजनीति में जा ही नहीं रहा। गिनवा करके संजू वर्मा जी ने तो बिल्कुल ओपन मैदान कर दिया। मैंने उनको भी टोका ना, मैंने उनको भी टोका। संजू जी और आलोक जी, एक बार देखिए, ऐसे नहीं, देखिए
आलोक जी आपने भी कहा, संजू जी आपने भी कहा बहुत गंभीर विषय है, इस पर हम आराम से चर्चा करेंगे। संजू जी आप मत बोलिए। संजू वर्मा जी एक मिनट, देखिए बहुत लोग आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग गंभीर बात करें। संजू वर्मा जी मैं आलोक जी से बात कर रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है अभी आप ना बोले प्लीज। एक मिनट, ऐसे ये बात नहीं होगी, ये बात ऐसे नहीं होगी। आज राजनीति नहीं होगी, आज राजनीतिक बात नहीं होगी। आप दोनों को आज मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है आप दोनों इससे सहमत हैं। संजू जी नहीं, आपने पॉलिटिकल बात की और बाद में मैंने आपको कहा ऐसा नहीं कीजिए, आपने भी उस बात को स्वीकार किया। मैं फिर निवेदन करता हूं, इस तूतू में आज नहीं पढ़ते। मैं आलोक जी, अच्छा आलोक जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार, आप मेरी बात अगर 5 सेकंड सुन लें, आप मेरी बात 5 सेकंड सुन लें। अगर इन्होंने पॉलिटिकल बात शुरू की, मैंने इनको भी कहा कि आज ये विषय नहीं है, इस पर हम किसी और दिन बोलेंगे। आपने उसका थोड़ा बहुत जवाब दे दिया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब आप वापस सब्जेक्ट पर आइए प्लीज। बहुत लोग जो आपको सुन रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं कह रहा हूं जी, कहां पर गलतियां हुई और उनको कैसे सुधारा जा सकता, बताइए। अभी भी एक भी एक्सपर्ट कमेटी नहीं है सब्जेक्ट वाइज। एक कमेटी बननी चाहिए तमाम बोर्ड्स के बीच में। इंडिया को 4-5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए था। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट का कंपैरिजन हम बॉम्बे के स्टूडेंट से नहीं कर सकते। पिछले साल 100% क्लासेस हो गई थी स्कूल्स में, इस बार एक दिन क्लास नहीं हुई है, एक दिन प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है। आज अभी सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। मैं आ रहा हूं संजू भाई, मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा खासतौर पर पेरेंट्स के ऊपर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को डिक्लेयर करें कि एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। आप मल्टीपल क्वेश्चंस को लेंगे, आप उसमें शॉर्ट टाइप्स को लेंगे, आप ऑब्जेक्टिव को लेंगे, उसका क्या रेशियो रहेगा एग्जाम। नहीं, मैं उससे पहले बात कर रहा हूं, मैं आलोक जी उससे पहले वाले मरहले की बात कर रहा हूं। आप बता रहे हैं कि एग्जाम कैसे हो। अभी तो सवाल यह है कि एग्जाम हो या ना हो। ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम हो ही ना। लगता है कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद सीबीएसई और तमाम जो एजुकेशन बोर्ड्स और सब लोगों की जो बात हुई थी, उसमें ऑलमोस्ट ये कंसेंसस बना है कि एग्जाम होगा। हाँ तो चलिए मैं यही बात कर रहा हूं ना, एग्जाम क्यों। अब बच्चे कह रहे हैं एग्जाम क्यों, इसी बात पर बात करते हैं। आपने भी कहा कंसेंसस बनाए, संजू जी ने भी कहा कि ऐसी स्टेट्स की स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। नहीं, शिक्षा मंत्रालय की स्टेटमेंट है, ब्रॉड कंसेंसस है कि एग्जाम होने चाहिए। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, केवल प्रेस रिलीज है, ऑफिशियल कोई लेटर नहीं। अब मैं चलिए ठीक है, अब मैं ओके चलिए ठीक है, हो या ना। सौरभ जी एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पिछले साल गलतियां हुई थी उनको जॉट डाउन किया जाए। क्या इस बार वो गलतियां ना हो। आज अभी तो केवल और केवल ये चीज हो रही है कि एग्जाम होगा कैसे होगा, इसके बाद एडमिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं उस पर आगे आता हूं आलोक जी एक मिनट में उस पर आगे आता हूं। अभी तो हम पहले कदम से आगे नहीं बढ़े। अभी तो हमें केवल इस बात का जवाब आपसे मिला है कि वैक्सीन अलग और एग्जाम अलग। अब सवाल यह है, बच्चे कह रहे हैं एग्जाम नहीं हो। 300 बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी और बोला हमें खतरे में आप नहीं डाल सकते। और आप जानिए उन्होंने कौन कौन सी दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा लिबर्टी टू लाइफ के खिलाफ है, हमारी जान को खतरा है, हमें आप कैसे जबरदस्ती इम्तिहान दिलवा सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं राइट टू इक्वालिटी के भी खिलाफ है। तो इसकी नौबत क्यों आई है? अब मैं एक मिनट मैं आ रहा हूं आलोक जी, संजू जी के पास जा रहा हूं। अब मैं संजू जी के पास जा रहा हूं। आलोक जी प्लीज आप सुनेगा संजू एक मिनट मैं आपको मेरे पास कुछ बच्चों के रिएक्शंस हैं। आलोक शर्मा जी एक मिनट, कुछ बच्चों ने ट्वीट करके जो बताया उस पर मैं आपको, अगर पिछले 3 महीने में वैक्सीनेशन टीचर्स का और पेरेंट्स का हो गया होता। अरे भाई आलोक जी आप सुनिए ना, ऐसे नहीं एक तरफा बात नहीं। आलोक जी वही बहुत देर से सुन रही है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैं इन सब विषय पर आ जाएंगे। मैं पहले आज मैं अगर अपने आप कह सकूं, मैं बच्चों के वकील के तौर पे यहां बैठा हूं, उनके मन की बात आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। ठीक, बच्चों ने कुछ ट्विटर पर लिखा हमें, मैं वो आपको कुछ एक आध चंद एग्जांपल बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। आयुष शर्मा है, इन्होंने ट्वीट करके मुझे लिखा और बड़ी गंभीर बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि बच्चों के इम्तिहान हो या ना हो, इस पर नेता और मंत्री ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। बच्चे एग्जाम कैसे देंगे इस पर मंत्री ऑनलाइन मीटिंग करते हैं और यह तय करते हैं कि बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पर जाकर पेपर देना पड़ेगा। आप लोग पहले बैठ करके फिजिकल एक कमरे में बैठ के मीटिंग करके दिखा दीजिए, अगर इतना सुरक्षित है तो। यह एक बच्चे के दिल की बात है। बोलिए संजू जी। सौरभ जी, मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूं कि आप यहां पर बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर से तो हमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पर तथ्य रखना मेरा फर्ज है।
मैं ये बताना चाहती हूँ, जो बार बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है, गलतियां हुई हैं, आलोक शर्मा जी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत शिक्षा को, एजुकेशन को एक कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, जिसका मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदेही और दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो या तो केंद्र को या राज्यों को सिर्फ अकेले कटघरे में खड़ा करना ये सरासर गलत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मैं इस मुद्दे पर कई चैनल्स पर डिबेट कर चुकी हूं और आप सही कह रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि एग्जाम पूरी तरह समरली इनको रद्द कर दिया जाए, पर कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो परीक्षा के इंतजार में थे, यदि परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट को आधार बनाया जाएगा तो मेरिटोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि सेफ्टी और मेरिटोक्रेसी इन दोनों का ऐसा मिश्रण हो कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा लोगों की, सबसे ज्यादा बच्चों की, सबसे ज्यादा अभिभावकों की, सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर्स की किस डिसीजन से भलाई होती है, हमको एक ऐसे निर्णय पर पहुंचना है। ऑनलाइन करें ना इम्तिहान, ऑनलाइन करें ना संजू जी, स्कूल उनको सेंटर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं, और एक चीज कहना चाहती हूं कि आपको याद होगा जब कुछ महीने पहले हमने 10वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, तभी राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लेकर उनसे फीडबैक लिया गया था। आपको याद होगा मैंने आप ही के चैनल पर, क्योंकि मैं आपका चैनल बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ, कई ऐसे बच्चे, कई ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा कि एग्जाम रद्द करना सही निर्णय नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ ये ऐसी चीज है जिसके हमेशा there will be two sides to this। देखिए बच्चे भी यही कह रहे हैं। संजू जी अगर मैं और आप इस विषय पर 1 मिनट बात करें और आलोक जी सुनेगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपने कहा कि मेरिटोक्रेसी के लिए जो बच्चे मेहनत करे हैं, उन्होंने तैयारी की है, उनको क्यों ना मौका मिले। मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, बच्चे भी तो यही कह रहे हैं। ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन परीक्षा रद्द कीजिए, हमें आप कहीं बाहर मत भेजिए, आप ऑनलाइन परीक्षा करा लीजिए। बच्चे बाहर जाकर, बच्चे घर के एनवायरनमेंट से बाहर जाकर एलियन एनवायरनमेंट में, उन स्कूलों में जो हो सकता है कभी कोविड सेंटर भी रहे हो, वहां टीचर आएंगे, वो पता नहीं वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है, उनके जो माँ बाप हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो उनको छोड़ने के लिए, लेने के लिए स्कूल के बाहर खड़े रहेंगे, वहां भीड़ लगेगी। ये करने की बजाय आप ऑनलाइन परीक्षा करा लें, क्या ये नहीं हो सकता? नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव है। इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम के बिगिनिंग में सौरभ जी ये कहा कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, 3 घंटे का या 1.5 घंटे का पेपर, ऐसे स्टाइल या ऑब्जेक्टिव स्टाइल, बिल्कुल कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम एंड ओनली इंटरनल असेसमेंट, ये सभी विषयों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। आपका प्रोग्राम भी आई एम श्योर हमारे कई नेता, कई एकेडमिशियंस देख रहे होंगे और ये सब चीजों को एक बार सही तरीके से। अच्छा, बस एक बार आप इनके आलोक जी के आरोप का जवाब दे दीजिए, इनके आरोप का जवाब दीजिए, फिर मैं इनके पास जा रहा हूं। इन्होंने कहा यह काम अब तक हो नहीं जाना चाहिए था, अब तक तो इम्तिहान खत्म हो जाते हैं। सौरभ जी मेरे को एक चीज बताइए और आलोक शर्मा जी भी एक चीज बताएं, जब एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, समरवी सूची में है, मुझे बताइए आलोक शर्मा जी, अभी तक आप केंद्र को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मोदी सरकार पर लांछन लगाने पर, केंद्र पर लांछन लगाने के लिए कांग्रेस एक मौका नहीं चूकती। राजस्थान में क्या प्रावधान किए गए हैं शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में? पंजाब में आपने क्या कदम उठाए हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए? महाराष्ट्र में आपने क्या कदम उठाए हैं? अरे भाई मैडम, संजू जी एक सेकेंड, सीबीएसई बोर्ड की बात हो रही है। सीबीएसई बोर्ड का निर्णय कौन करेगा? सीबीएसई बोर्ड का निर्णय तो दिल्ली में होता है। संजू जी प्लीज, अच्छा सुने, ये इसीलिए है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का निर्णय तो दिल्ली में होगा ना। ज्यादातर बच्चे हमारे देश में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूलों में पढ़ते हैं। हम मुख्यतः उनकी बात कर रहे हैं। बहुत अहम चीज, अब 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को इनकी बात का, अब मुझे आपकी बातों का जवाब लेने दीजिए, आपकी बातों का जवाब लेने दीजिए। ओके, सीबीएसई के स्कूल भारत में है 300 सीबीएसई के स्कूल। अच्छा मैडम, हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो हम आज बात कर रहे हैं। जरूरी है। संजू जी प्लीज आप जरा सुनिएगा प्लीज, हाँ शांति से प्लीज। आलोक जी बोलिए। कॉन्करेंट लिस्ट से शुरू कर देते हैं। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है।
कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब एपिडेमिक चल रहा हो तो उसका जो भी निर्णय होता है वो मान्य होता है। अगर यूनिवर्सिटी खोलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के कोई कानून है तो यूजीसी पहले आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जबकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा बीजेपी को। दूसरी चीज, अभी ऑनलाइन की बात आ रही थी। एक सेकंड संजू जी बीच में नहीं बोलिए। अरे भाई यूजीसी की मान्यताएं होती हैं। संजू जी बीच में नहीं, संजू जी बीच में नहीं, संजू जी गलत बात है, संजू जी गलत बात है, संजू जी गलत बात है। प्लीज थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए इस विषय को, आप इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही संजू जी। प्लीज प्लीज मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जितना मर्जी बोलिए, मैं जब इनसे बात कर रहा हूं तो इनको बोलने दीजिए, आप सुनिए। एक दूसरे के विषय प्लीज ना बोले। एक ये नियम अगर हम अगले 15 मिनट के लिए बना सकें दोनों को। धन्यवाद आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी खोलनी हो तो यूजीसी ही गाइडलाइन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही गाइडलाइंस बनाएगी उसमें। अब मुद्दा आता है ऑनलाइन का। आपने कहा सौरभ ऑनलाइन इसलिए संभव नहीं है, उस मीटिंग की मैंने पूरी फुटेज देखी है। हाँ। कि ऑनलाइन आपने कर दिया। उत्तर प्रदेश में कैसे आप सोचते हैं कि बहराइच में और राजस्थान में डूंगरपुर में वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस समय पर मिल जाएगी आपको, और उस समय पर लाइट मिल जाएगी? और क्या 12वीं के सभी बच्चों के पास मोबाइल फोन होगा और वो उसी समय पर उसको ऑन करेंगे? उनको लिंक प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाएगा? एक एग्जाम एसएससी का जो होता है, दिल्ली में एग्जाम सेंटर होते हैं, उसमें ये चीज यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं हो पाती। तो लेकिन इसलिए आलोक जी बात बताइए, एक साल से बच्चे पढ़ भी तो ऑनलाइन ही रहे, एक साल से बच्चे ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ना अलग है सौरभ जी। हाँ। फिजिक्स की क्लास अगर आज छूट गई तो कोई बात नहीं, कल कर देगा। एग्जाम छूट गया तो क्या करेंगे? पहला विषय। दूसरी चीज, एग्जाम में जो टेक्निकल प्रॉब्लम अगली आ रही है, मेरे घर में डेथ हुई है, मैं डिस्टर्ब रहा हूं, मेरे माँ बाप को कोरोना है, मैं डिस्टर्ब हूं, और मुझे एग्जाम्स के दौरान अगर कोरोना हो गया, मैं कैंडिडेट हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो क्या प्लान बी है कोई? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत गंभीर और पेचीदा विषय है। होना क्या चाहिए फिर? अगर आप कह रहे हैं ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है तो क्या करें? तक अभी तक समझ आ रहा है वो यही है कि 90 मिनट का, 1 घंटे का या 2 घंटे का एग्जाम हो, स्कूल्स में हो, और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। तो आप भी ये चाहते हैं कि आप भी ये कह रहे हैं कि बच्चों को स्कूल जाकर ही इम्तिहान देना पड़े, बस यही एक विकल्प है? देखिए, मैं समझता हूं अगर अपने स्कूल में एग्जाम हो, वहां पर क्योंकि स्कूल अपने नजदीक होंगे, उनको बस और ट्रेन में ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर हो जाता है। अपने स्कूल में हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो, और 1 महीने का समय अगर ये सरकार थोड़ी सी चेत जाती तो 12th के जो बच्चे 18 साल से ऊपर थे उनको अभी तक वैक्सीनेट किया जाना चाहिए था, कि इनको एग्जाम के लिए तैयार किए जाए, और उनके पेरेंट्स को भी वैक्सीनेशन बिल्कुल टारगेट करके किया जाना चाहिए था, ताकि वो भी अगर कहीं पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेफ्टी का क्राइटेरिया बढ़ता चला जाए। हाँ। दूसरी चीज, हाँ। अब क्या है सौरभ भाई, आज हम ऐसे मुहाने पर खड़े हो गए हैं लचर व्यवस्था की वजह से कि आगे के सारी चीजें डिस्टर्ब हैं। इस समय एग्जाम अभी तक तय नहीं है, जून आने वाला है। मैं आपसे उसी विषय पर बात करना चाहता हूं। मैं फॉरेन के एडमिशंस का क्या होगा नहीं पता है। मैं अभी तो आपसे मैं आपसे केवल वो बात करूंगा। अभी मैं आपसे केवल मैं सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अभी तक, क्योंकि पैंडेमिक सबसे ज्यादा इंडिया में, आपने सही कहा, बहुत सारे विषय हैं, बहुत प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्रकार की प्रणालियां हमारे यहाँ चलती हैं एजुकेशन की, सब पे बात होनी चाहिए। मैं फिलहाल केवल बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। संजू जी ने भी कहा, बीजेपी की प्रवक्ता है, इन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाकर के ऑफलाइन परीक्षा हो जानी चाहिए, कुछ विषयों पर हो जानी चाहिए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यही बात आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं। इनका कहना है कि हर जगह ऑनलाइन एग्जामिनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, स्कूल में जाकर बच्चों को इम्तिहान देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल, केवल एक सवाल, क्योंकि विकल्प देना आप लोगों का काम है, एक सवाल दोनों से है। मैं पहले आलोक जी से ही पूछता हूं, आप जरा एक बार बिल्कुल दिल से इस बात का जवाब दीजिए। आपके घर में या मेरे घर में हमने अपने बच्चों को कब से पार्क में खेलने नहीं भेजा है? कब से हमने उनको उनके दोस्तों से मिलने नहीं दिया, चाहे वो बगल वाले फ्लैट में क्यों ना रहता हो या बगल वाले मकान में ना रहता हो? कोई नहीं भेज रहा है। कोई माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो आप सोचते हैं कि वो माता पिता 1 महीने बाद इतना महफूज और सुरक्षित महसूस करेंगे कि अपने बच्चे को 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एक बाहर किसी स्कूल में जाकर के भेज देंगे, बच्चों के बीच में और बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में? यही डिस्कशन का पॉइंट था
मैंने पहली चीज यही कही कि इसका निर्णय मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जब कोरोना पीक पर था, तब इस तरह की मीटिंग्स होकर इसका आज तक निर्णय आ जाना चाहिए था। एग्जाम्स की तरफ हर एकेडमिक व्यक्ति या एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों जा रहा है, उसका एक कारण है कि 12th क्लास ऐसी नहीं है कि जो 10th हो जाए या 11th हो जाए। 12th क्लास ऐसी है, उसके बाद कैरियर डिसाइडिंग है। अगर आपको ऑनलाइन भी करना था, आप 3 बार मौके देते बच्चों को, अब तक ऑनलाइन एग्जाम खत्म भी हो गए होते। अब आप इस तरह से माहौल बना, इसी पर मैं आ रहा हूं संजू जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। या आप ही की बात पर आलोक जी एक और बच्चे का रिएक्शन पढ़ देता हूं। ये जो बात अभी आपने कही कि 12वीं क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं 12वीं के बाद, 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के बाद बच्चे जब अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं तो उस वक्त ये तय होता है वो कौन सी स्ट्रीम लेगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा। अब एक बच्चे ने ये बात लिखी है कि 10वीं को आपने प्रमोट कर दिया, 12वीं को भी प्रमोट कर दीजिए इंटरनल असेसमेंट पर, क्योंकि उसको वैसे भी वो 12वीं के बाद कोई भी कॉलेज में जाना चाहेगा, कोई भी स्ट्रीम चुनना चाहेगा, उसको वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ता है। और यूनिवर्सिटियां अगर चाहें तो ऐसे बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करा लें, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर चाहती है तो। लेकिन फिलहाल इस माहौल में हमें कहीं सेंटर पर ना भेजें। देखिए, मुझे लगता है एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। बस इसका रिएक्शन फिर संजू जी आपकी बात। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी तो एग्जाम ही होगा, वो बाद में होगा। देखिए आप कितना पोस्टपोन करते चले जाएंगे। आप एकेडमिक सेशन शुरू करना है कि नहीं करना। एक सुझाव ये भी था कि जो बच्चे एग्जाम नहीं देना, जो बच्चे इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड के एग्जाम और तमाम एग्जाम्स की उससे सहमत नहीं है, वो आकर एग्जाम दें, ये भी एक सुझाव आया था। लेकिन कब तक ये प्रोसेस चलेगा? 7 लाख बच्चे जो विदेशों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका क्या कसूर था कि आज तक वो तलवार लटका के बैठे? सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं अभी भी सौरभ जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है, ओके, ठीक है। बच्चे 12वीं क्लास में हैं, आपका बार बार ये कहना है एक एक्सपर्ट कमेटी ये पहले क्यों नहीं कर लिया, एक्सपर्ट कमेटी क्यों नहीं बना ली? मैं आपसे इसके आगे की बात करना चाह रहा हूं। बहरहाल संजू जी बोलिए। जी सौरभ जी, पहली बात तो यही है जो बार बार एक्सपर्ट कमेटी नहीं बिठाई तो आलोक शर्मा जी क्या राजस्थान ने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई नहीं, अमरिंदर सिंह ने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई नहीं, तो बताइए आप जरा क्यों नहीं बताते आलोक जी? आप सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए आलोक जी, बीच में मत। दिल्ली ने एक्सपर्ट कमेटी बिठाई नहीं तो सिर्फ राज्यों की कोई जवाबदेही नहीं है। स्टेट थोड़ी ना बैठाएंगे, आप लोग पकौड़े तलने के लिए आए हैं क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं। लगाम दीजिए, क्या बात कर रहे हैं आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए आप बोलिए, आपको कम से कम अपनी गलती मानने की बजाय, अरे उसके बाद आप सुन लीजिए ना अपनी बारी। आप अपनी बारी में आलोक शर्मा जी सारे पॉइंट्स का जवाब दे दीजिएगा। आलोक जी आप अपनी बारी में सारे जवाब दे दीजिएगा। ऐसे बोलिए, बौखलाने का विषय है भाई, पूरा का पूरे देश। चलिए बताइए। अच्छा एक मिनट, बैक टू डिबेट, चर्चा पे वापस आएंगे। एक सेकंड आलोक जी मैं एक बात कहूंगा केवल एक बात कहूंगा आपसे, सुन लीजिए आलोक जी, मैं केवल आपसे एक बात कह रहा हूं। मैंने आपसे सैकड़ों डिबेट किए हैं, आप मेरी बात मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट करते हैं। प्लीज सुनकर के अपनी बारी में जितना चाहे आप उनको जवाब दे दीजिएगा, बीच में मत बोलिए प्लीज। हमारे पास आखिरी के 5 मिनट बाकी है, 5-6 मिनट प्लीज। आप दोनों के पास आ जाएंगे 2-2.5 मिनट के लिए। संजू जी बोलिए। सौरभ जी, एक चीज जो आपने बहुत अच्छी कही बार बार अपने प्रोग्राम के दौरान, और इससे पहले भी मैं आपके व्यूज देख रही थी आपके चैनल पर, कि वन साइज डज नॉट फिट एवरीवन। मुझे लगता है कि 10वीं की परीक्षा में आपको याद होगा रद्द करते वक्त सरकार ने यह विकल्प भी दिया था बच्चों को कि यदि किसी को लगता है कि रद्द होने से उनकी परफॉर्मेंस पर एक गलत इंपैक्ट होता है तो ये बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है हम बच्चों को यह विकल्प दे सकते हैं कि यदि आपको लगता है आपकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको फाइनल मार्कशीट दी जाएगी। पर यदि कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हम तो इस एग्जाम के इंतजार में थे, वी वांटेड टू प्रूव आवर क्रेडेंशियल्स, आवर मेरिट, तो इन बच्चों को एग्जाम देने की छूट दी जाए। तो आप ये कह रही हैं, क्या आप ये कह रही हैं, मैं इस पर क्लैरिटी चाहता हूं संजू जी, मैं इस पर क्लैरिटी चाहता हूं। आप ये कह रही हैं
तीन विकल्प हैं, या तो बच्चे को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर या वाइवा के आधार पर उसको नंबर दे दिए जाए, पास कर दिया जाए। दूसरा है कि उसको ऑनलाइन परीक्षा की इजाजत दे दी जाए जो ये चाहता है, और तीसरा जो चाहता है कि मैं सेंटर पर जाकर एग्जाम दूंगा उसको ये विकल्प दे दिया जाए। तो ये तीनों विकल्प आप हर बच्चे को देने के लिए तैयार हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी पर विचार मंथन तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है सौरभ जी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। और मैं तो ये भी कहूंगी, एक एकेडमिशियन से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा था, उनको शायद मैंने आपके चैनल में भी देखा था, उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ 350 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर संक्रमण का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ज्यादा है। तो हम इन 350 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक अलग प्लानिंग कर सकते हैं, और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए हम एक लेयर्ड एग्जाम प्रोसेस कर सकते हैं कि कुछ एग्जाम्स हम अभी करें, कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जाम बाद में करें जो लेस अफेक्टेड है, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड और 3 लेयर स्ट्रक्चर के तहत हम सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर सकेंगे, बच्चों की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और मेरिटोक्रेसी की भी कॉम्प्रोमाइज का भी जो है मेरिटोक्रेसी वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। आपने 2 सुझाव दिए हैं, ये गंभीर सुझाव हैं। आलोक शर्मा जी अगर मुझे सुन रहे हैं, आगे आलोक जी, आगे स्क्रीन पर आगे एक बार उनको, आलोक जी को ले लें। जी आलोक जी, समय कम है इसलिए इन्होंने 2 गंभीर सुझाव दिए, मैं चाहता हूं क्या आपको लगता है मुमकिन है? इन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने कहा, एक सेकंड, आपने सुना होगा, इन्होंने कहा जो इंटरनल असेसमेंट चाहता है बच्चा उसको वैसा दे दे, जो चाहता है ऑनलाइन परीक्षा वो ऑनलाइन दे दे, जो चाहता है सेंटर पर जाकर एग्जाम लिखना वो वैसा कर ले। और दूसरा ये एक कमेटी ये डिसाइड करे देश में कोरोना का प्रभाव, अगर वो फोन पे भी है तो फोन पे जवाब दे दें, कोरोना का प्रभाव जिस इलाके डिस्ट्रिक्ट में जैसा है उसके हिसाब से तय किया जाए कि यहां बच्चे को कैसे हम इम्तिहान दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते। आपको लगता है ठीक सुझाव है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल सुझाव है ये। जून के महीने में आप डिस्ट्रिक्ट बांट रहे हैं, मतलब कोई सुनेगा तो बच्चे हंस रहे होंगे कि बीजेपी की प्रवक्ता क्या रही है। अभी तक जो सिचुएशन है, इंटरनल असेसमेंट को ऑलमोस्ट नकार दिया गया है पिछली मीटिंग में। बीजेपी की प्रवक्ता को शायद पता नहीं होगा। मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे तो पता लगेगा, सोच रहे हो कौन बोल रहा है। आलोक जी का वीडियो लिंक टूट गया, फोन पर हमारे साथ हैं, जवाब दे रहे हैं। बोलिए आलोक जी। आलोक जी को पर्सनल टिप्पणी करने के अलावा आता क्या है? अच्छा प्रियंका गांधी, संजू जी, एक तो वैसे फोन पे है वो, सुन लीजिए ना संजू जी। बोल दिया आपने। संजू जी, मैं आपके सुझाव पर ही टिप्पणी ले रहा हूं। मैं आपके ही सुझाए विकल्पों पर बात कर रहा हूं, आपको सुनना चाहिए प्लीज। संजू जी ऐसे नहीं, आलोक जी का जवाब आना जरूरी है। संजू जी 1 मिनट, आलोक जी की आवाज जाए, मुझे लगता है। बोलिए आलोक जी। सौरभ जी, ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसी सरकार की वजह से आज हम मई के आखिरी हफ्ते में डिबेट कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हम कोरोना के बेस पे डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। आज बच्चे अपना माथा पकड़ रहे होंगे कि हमारा एग्जाम होगा कि नहीं, हमें ये नहीं पता, एग्जाम का पैटर्न क्या है ये नहीं पता है। एक कमेटी इनसे नहीं बनी कि एक्सपर्ट्स की कमेटी बना दें। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर एक्सपर्ट्स की कमेटी नहीं बनी और पॉलिटिकल डिसीजन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही लीक की तरह। अब तो ऐसा लग रहा है आलोक शर्मा जी और संजू जी, जो हालात बन रहे हैं, हालांकि पहले तो हम इंतजार करेंगे 1 जून का, क्योंकि कहा गया है कि 1 जून से पहले कोई निर्णय हो जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।